हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2024 रिलीज्ड हॉलीवुड मिस्ट्री हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है हियर आफ्टर। इस कहानी की शुरुआत होती है एक मिडिल एज्ड वुमन क्लेयर को दिखाते हुए जो अपने टीनेजर बेटे रॉबिन के साथ इटाली के खूबसूरत शहर रोम में रहती थी। वो एक सिंगल मदर थी और इस दुनिया में रॉबिन के अलावा और कोई नहीं था उसका, एटलीस्ट अपना कहने लायक तो कोई नहीं था। ऊपर से रॉबिन म्यूट भी थी, तो उसकी परवरिश बहुत ही प्यार से, बहुत ही संभाल कर किया था क्लेयर ने। साथ ही साथ उसे पता था उसके बेटे में एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट है पियानो बजाने की। इतनी छोटी सी उम्र में ही उसने अपनी म्यूजिकल नॉलेज से सबको इम्प्रेस कर दिया था। उसके टीचर्स, फ्रेंड्स, इवन नेबर्स तक फैन थे उसके। वो जिस स्कूल में पढ़ती थी, क्लेयर भी उसी स्कूल में टीचर थी, तो रॉबिन के कारण वहाँ पे उनका रेपुटेशन काफ़ी हाई था। रॉबिन सिर्फ गुनी ही नहीं थी बल्कि एक बहुत ही वेल मैनर्ड एंड फ्रेंडली लड़की थी जिसे सभी पसंद करते थे, और शायद इसीलिए उसे एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी भी मिलता है। उसका म्यूजिक टीचर खुद उसके लिए एक ऑडिशन का इंतजाम कर देते हैं जिसके जरिए वो बिना किसी कंपटीशन के ही डायरेक्टली अपने पसंदीदा म्यूजिक स्कूल में एडमिशन ले सकती थी। ये एक बहुत ही बड़ी बात थी उसके लिए, जिसके लिए वो एक्साइटेड भी थी। लेकिन ऑडिशन के दिन उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिससे उसकी पूरी जिंदगी तहस नहस हो जाती है। जनरली वो स्कूल से अपने माँ के साथ ही लौटती थी, लेकिन उस दिन उसे ऑडिशन सेंटर में टाइमली पहुंचना था, इसीलिए वो स्कूल से जल्दी निकल जाती है। उसके माँ भी उसे खुशी खुशी विदा करती है। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे खबर मिलती है रॉबिन का एक्सीडेंट हो चुका है, उसे हॉस्पिटलाइज किया गया है और उसका कंडीशन काफ़ी सीरियस है। क्लेयर उसी वक्त भागती है अपने बच्चे के पास, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही सब कुछ खत्म हो जाता है। डॉक्टर्स रॉबिन को बचा नहीं पाते। क्लेयर को भी बता दिया जाता है कि उनकी बेटी मर चुकी है। मगर जैसे ही क्लेयर उसे छूती है, एक मिरेकल होता है। अचानक ही रॉबिन का हाथ हिलने लगता है और दूसरे ही पल एक जोर के झटके के साथ जाग उठती है वो। मौत के पूरे 20 मिनट बाद जिंदा हुई थी वो, ऐसे एक कंप्लीटली न्यू लाइफ मिला था उसे। अब इससे तो खुद डॉक्टर्स भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा हादसा मेडिकली पॉसिबल तो था लेकिन बहुत रेयर भी था। साथ में उन्हें यह भी पता था कि मैक्सिमम सच केसेस ऐसे पेशेंट्स जिंदा तो रहते हैं लेकिन कोमा में चले जाते हैं और होश लौटने के बाद उनमें ब्रेन डैमेजेस के सिम्टम्स भी नजर आने लगते हैं। उनकी लाइफ आसान नहीं होती। रॉबिन फिलहाल बेहोश थी, तो अगर उसका होश टाइमली नहीं लौटा तो उसके साथ भी यही हो सकता था। इसीलिए डॉक्टर्स पहले से ही क्लियर और उसके एक्स हस्बैंड यानी कि रॉबिन के डैड लुका को सब कुछ इन्फॉर्म कर देते हैं ताकि वो प्रिपेयर्ड रह सके। बट सरप्राइजिंगली ऐसा कुछ होता ही नहीं। उसी रात रॉबिन का होश लौट आता है और तो और वो बात भी करने लगी थी। सालों बाद अपनी बेटी की मीठी आवाज सुन पा रही थी क्लेयर। ऊपर से अगले दिन जब डॉक्टर उसे चेक करते हैं, उसके सारे रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आते हैं। कहीं कोई इंटरनल हेमरेज नहीं था, तो 2 दिन के अंदर ही उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है। मगर वो इतनी जल्दी कैसे रिकवर कर रही थी और उसका आवाज का वापस आना, इस सब का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था डॉक्टर के पास। उन्हें तो अभी भी यही लग रहा था कि रॉबिन अभी भी ट्रॉमेटाइज्ड ही है, बस वो कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। मे बी किसी कारण की वजह से उसका ट्रॉमा सप्रेस्ड हो चुका है। तो डॉक्टर्स क्लेयर को यही सजेशन देते हैं कि कभी कभी ट्रॉमा रिस्पॉन्सेस विजिबल होने में वक्त लग सकता है, इसीलिए यही अच्छा होगा कि अगले कुछ दिन रॉबिन घर में ही रहे, जहाँ क्लेयर हमेशा उस पर नजर रख पाएगी। क्लेयर भी यही चाहती थी, तो अगले कुछ दिनों के लिए वो खुद स्कूल से छुट्टी ले लेती है और रॉबिन को भी स्कूल नहीं भेजती। ये पूरा टाइम अपने बेटी के साथ ही बिताना चाहती थी वो। लेकिन 24/7 उसके साथ रहते रहते कुछ अजीबोगरीब चीजें नोटिस करती है क्लेयर। फॉर एग्जाम्पल, रॉबिन पियानो प्ले करना भूल चुकी थी, कंप्लीटली ऑफ के जा रही थी वो, ऐसे उसे पता ही नहीं इसे कैसे बजाना है। साथ ही साथ उसका बर्ताव भी काफी बदल चुका था। बच्चों की तरह कार्टून देखने लगी थी वो और बहुत जिद्दी भी हो चुकी थी। बार बार स्कूल जाने की जिद करने लगी थी वो। क्लेयर को ये सब अजीब तो लगता है, लेकिन साथ में उसे ये भी लगता है कि शायद बेचारी घर में बोर हो रही होगी, इसीलिए ऐसा कर रही है। तो वो अगले दिन ही रॉबिन को स्कूल भेज देती है। लेकिन इसका नतीजा अच्छा नहीं होता। स्कूल में भी सबके साथ बहुत ही अजीब बिहेव करती है रॉबिन। पहले जैसा और फ्रेंडली नेचर नहीं था उसका, अजीब ही एटीट्यूड हो चुका था। और तो और एक बर्ड को भी मार डालती है वो, ये कहकर कि मौत ही अंत नहीं है। ऑनेस्टली क्लियर ये सब देखकर काफी घबरा जाती है। उसे लगने लगता है ये जरूर उसके ट्रॉमा रिस्पॉन्सेस हो गए जो धीरे धीरे बाहर आ रहा था।
ऊपर से उसी रात एक और बेहद अजीब हादसा होता है उसके साथ। देर रात जब अचानक ही क्लेयर की नींद टूट जाती है तो वो नोटिस करती है रॉबिन अपना कमरा छोड़कर उसके पास आकर सोई है बचपन की तरह। अब इससे पहले तो क्लेयर को काफी अच्छा लगता है, लेकिन फिर वो देखती है रॉबिन ने बिस्तर गीला कर दिया है। मतलब ऐसा क्लेयर को लगता है, क्योंकि वो जिस जगह पर सोई थी वो जगह कंप्लीटली भीगा हुआ था, उसके कपड़े तक भीग चुके थे। लेकिन जब क्लेयर उस चादर को वॉश करने ले जाती है तब उसे कोई स्मेल नहीं आता। मतलब ये यूरिन नहीं था, नॉर्मल पानी था। लेकिन बिस्तर पर इतना सारा पानी आखिर आया कहाँ से? रात भर इन सब चक्करों में नेक्स्ट मॉर्निंग नींद से जागने में काफी लेट हो जाती है क्लेयर को। और जब वो किचन में जा पहुंचती है तो देखती है रॉबिन ने उसके लिए नाश्ता रेडी किया है, लेकिन बहुत ही मैसी वे में सर्व कर रही है उसे, जैसे वो कोई बच्ची हो। ऊपर से क्लेयर जब उससे कल रात के बारे में पूछती है तब पहले तो वो इनकार करती है, कहती है वो अपने कमरे में ही थी। फिर फोर्स करने पर अचानक ही बहुत नाराज हो जाती है रॉबिन, अपने माँ के सामने स्लैंग यूज करती है जो उसने पहले कभी नहीं किया। क्लेयर कुछ समझ नहीं पाती कि आखिर वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है, जैसे वो रॉबिन है ही नहीं। उस दिन स्कूल में फिर एक कांड होता है। रॉबिन ने एक्सीडेंट के कारण जो ऑडिशंस मिस कर दिया था उसे उसके टीचर स्कूल में ही अरेंज कर देते हैं। जजेस उसके दोस्त थे तो उनके रिक्वेस्ट पर वो लोग स्कूल में ही आए हुए थे। 10-15 मिनट का काम था। रॉबिन को बस एक छोटा सा पीस ही प्ले करना था, लेकिन वहां भी लिटरली ब्लंडर कर देती है रॉबिन। इतना बेसुरा बजाती है जैसे उसने कभी पहले बजाया ही नहीं। टीचर का तो बहुत ही फेस लॉस होता है, लेकिन वो रॉबिन से कुछ नहीं कहते ये सोचकर कि बच्चे को बुरा लगेगा। मगर उनके निकल जाते ही क्लेयर जब अपने बेटी से मिलने जाती है तो रॉबिन उसे देखकर एक बहुत ही क्रीपी स्माइल देती है, जिसका कोई मतलब तो समझ नहीं आता क्लेयर को, मगर उसे डर जरूर लगता है। एक अजीब सा डर जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। क्लेयर को तो लिटरली गूज बम्स आने लगे थे। ऊपर से ठीक इसी समय उसके हाथ पे स्क्रैचेस भी आ जाते हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपने लंबे लंबे नाखूनों से उसे खरोचा हो। मगर कब और किसने, ये सब क्लेयर को कुछ भी समझ नहीं आता, और ना ये सब सोचने का वक्त था उसके पास। रॉबिन को लेकर बहुत ही परेशान रहने लगी थी वो। ऊपर से उस दिन घर लौटने पर उसे जो दिखता है उससे तो उसका टेंशन 10 गुना बढ़ जाता है। उस दिन उसे कुछ पर्सनल काम थे जिस वजह से घर जाते जाते शाम ढल चुकी थी। उसका फ्लैट 3rd फ्लोर पे था। ऐसे में वो जब स्टेयरकेस से ऊपर जा रही थी तो उसे बहुत जोर जोर से म्यूजिक की आवाज आने लगती है, रॉक म्यूजिक की, जो उसी के अपार्टमेंट से आ रही थी। इवन उसकी नेबर तो कंप्लेन भी करती है, कहती है पिछले कई घंटों से चल रहा है ये सब, वो लोग और सहन नहीं कर पा रहे। अब क्लेयर के लिए ये सब काफी शॉकिंग था, क्योंकि इस वक्त घर में सिर्फ रॉबिन ही अकेली थी और उसे तेज आवाज से नफरत था। तो फिर ये म्यूजिक कौन सुन रहा है? क्लेयर भाग के घर के अंदर जाती है और देखती है आवाज के वाइब्रेशन से पूरा घर कांपने लगा था। इवन चीजें भी गिरने लगी थी इधर उधर से। और रॉबिन बाथटब में बैठे कांप रही थी, जैसे उसे बहुत ठंड लग रही हो। लेकिन बाथटब का पानी तो लिटरली उबल रहा था, इतना गर्म था कि पूरा पाइपलाइन ही गर्म हो चुका था। उसे बाथटब से निकालने के चक्कर में क्लेयर का हाथ भी जल जाता है, लेकिन रॉबिन को एक ब्लिस्टर तक नहीं आता। उल्टा क्लेयर जब उससे पूछती है वो ऐसा क्यों कर रही है, वो उल्टा उसे ये एटीट्यूड दिखाने लगती है, कहती है आप इतने नीडी क्यों हैं। उसी रात क्लेयर ये भी नोटिस करती है कि रॉबिन के बेड पर एक पुराना टेडी पड़ा है जो उसने स्टोर रूम में रखा था। लेकिन जब वो क्लेयर से पूछती है कि क्या वो वहां गई थी, वो सरासर इनकार कर देती है। क्लेयर समझ नहीं पाती आखिर रॉबिन इतना झूठ क्यों कह रही है। उधर नेक्स्ट डे स्कूल जाने पर एक और अजीब एक्सपीरियंस होता है क्लेयर को। उसे अचानक ही ऐसा फील होने लगता है कि सभी उसे घूर रहे हैं, उसको लेकर बातें कर रहे हैं और उसे कावर्ड, लायर ये सब टॉन्ट कर रहे हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं था। सब कुछ नॉर्मल था उसके पास। तो ऐसे में सबको यही लगने लगता है जरूर बेटे के टेंशन में वो बीमार पड़ चुकी है। लेकिन असली सिचुएशन कुछ और ही था, जो सिर्फ और सिर्फ क्लेयर ही फील कर पा रही थी, क्योंकि रॉबिन अपना असली रूप सिर्फ उसे ही तो दिखा रही थी। और उस दिन तो बातों बातों में वो कह ही देती है कि वो रॉबिन है ही नहीं। अब इसका क्या मतलब, ये तो क्लेयर समझ नहीं पाती, लेकिन वो इतना समझ चुकी थी कि उसकी बेटी बदल चुकी है। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है जो उसे समझ नहीं आ रहा। उसकी बेटी उससे बात नहीं कर रही थी, बात बात पर चिल्ला रही थी, उसे एटीट्यूड दिखा रही थी और तो और उसका इंसल्ट भी कर रही थी, जो बाकी सबके नजरों में तो टिपिकल टीनेज बिहेवियर था। लेकिन क्लियर जानती थी उसकी बेटी ऐसी नहीं है। तो वो अगले दिन ही उसे लेकर डॉक्टर के पास चली जाती है और सारे टेस्ट फिर से करवाती है।
और वहाँ भी हम नोटिस करते हैं रॉबिन का एक्सप्रेशन डॉक्टर के प्रेजेंस और एब्सेंस के अकॉर्डिंग बदल रहा था। मगर रिपोर्ट्स में कुछ भी अबनॉर्मल नहीं आता तो डॉक्टर भी कुछ कह नहीं पाते, उल्टा क्लेयर की हालत देखकर उसे ही डिप्रेशन की गोली दे देते हैं वो। इधर उसी दिन घर लौटते वक्त गाड़ी में अचानक ही क्लेयर नोटिस करती है रॉबिन के हाथ पैर कांप रहे हैं, उसके एक्सप्रेशंस बहुत अजीब हो चुके हैं। तो वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रॉबिन उसके किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती, उल्टा उससे पूछती है आपने मुझसे ये क्यों नहीं पूछा कि मैंने उसे देखा है या नहीं। अब यहाँ किसे देखने की बात हो रही थी वो तो हम ऑडियंस को समझ नहीं आता, लेकिन इसे सुनकर क्लेयर बहुत घबरा जाती है। ऊपर से इसी समय क्लेयर ये भी नोटिस करती है कि रॉबिन के हाथ में 2 ब्रेसलेट्स मौजूद है, सेम टू सेम। इसमें से एक को तो बचपन में उसके डैड ने उसे दिया था, लेकिन ये दूसरा ब्रेसलेट कहाँ से मिला रॉबिन को। इस टेंशन में क्लेयर का चेहरा फीका पड़ चुका था। घर आते ही वो लूका को कॉल करती है और सब कुछ बताते हुए कहती है रॉबिन को उसके बारे में याद कैसे है, डॉक्टर ने तो कहा था वो सब कुछ भूल चुकी है। मगर लूका को सब कुछ कहकर भी कोई फायदा नहीं होता, वो कुछ समझता ही नहीं। उल्टा उसे तो ये लग रहा था कि जरूर क्लियर बर्नआउट फील कर रही होगी, इसीलिए ऐसी अजीबोगरीब बातें कर रही है। मगर ठीक इसके अगले दिन ही कुछ ऐसा होता है जिससे क्लेयर का शक यकीन में बदल जाता है। उसे पता चलता है रॉबिन स्कूल के वॉशरूम में एक छोटी बच्ची को चोक करने की कोशिश कर रही थी ताकि उसे मौत के उस पार की दुनिया दिखा सके। ना ऑब्वियसली इस हादसे के बाद रॉबिन को स्कूल में रखना और सेफ नहीं था, इसीलिए उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। कुछ दिनों पहले भी पूरा स्कूल जिसकी तारीफ करता था, सभी जिसके दोस्त बनना चाहते थे, सभी उससे दूर भाग रहे थे और इसकी वजह रॉबिन खुद ही थी। खुद उसकी माँ तक डरने लगी थी उससे। उसकी आंखों में, उसके बर्ताव में कुछ ऐसा बदलाव आया था जिससे क्लेयर को बहुत अनकंफर्टेबल फील होने लगा था। वो किसी को समझा तो नहीं पाती, लेकिन खुद ज्यादा से ज्यादा उससे दूर रहने लगी थी। लेकिन कब तक, आखिर कब तक वो अपनी ही बेटी को अवॉइड कर पाती? इसका कोई तो सोल्यूशन ढूंढना ही था उसे। तो फाइनली एक दिन वो रॉबिन को लेकर चर्च जा पहुंचती है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि ये प्रॉब्लम सिर्फ भगवान ही सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वहां पहुंचते ही रॉबिन की तबीयत बिगड़ने लग जाती है, वो वॉमिट करने लगती है जिसमें सिर्फ पानी निकल रहा था। ऐसे में क्लेयर फादर को एक ऑफर देती है जिस पर फादर राजी नहीं होते, उल्टा वो लूका को बुला लेते हैं और लूका रॉबिन को अपने साथ लेकर चला जाता है। और ठीक इसी पॉइंट पे हमें पता चलता है क्लेयर ने फादर से कहा था रॉबिन पर एक्सोरसाइज करने के लिए, क्योंकि उसे लग रहा था रॉबिन के अंदर कोई और आत्मा है। अब फादर को तो यही लग रहा था कि रॉबिन को उनकी नहीं बल्कि डॉक्टर की ज़रूरत है, इसीलिए उन्होंने लूका को इन्फॉर्म किया था और लूका भी सब कुछ सुनकर काफ़ी नाराज़ हो गया था। लेकिन उनमें से कोई भी ये नोटिस नहीं करते कि जाते जाते रॉबिन अपने माँ को अपना असली रूप दिखा कर जाती है, जो सच में ईविल था। अब इसे देखने के बाद तो क्लेयर का शक यकीन में बदल जाता है और साथ में हमें भी एहसास हो जाता है कि वो इतना क्यों डर रही थी। रॉबिन सच में पोजेस्ड है। मगर क्लेयर हिम्मत नहीं हारती, इंस्टेड और सीरियसली अपनी बेटी को बचाने का रास्ता ढूंढने में लग जाती है। और इसी प्रोसेस में कोइंसिडेंटली उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर रोमानो से, जो एक साइकोलॉजिस्ट है और ऐसे लोगों पर रिसर्च कर रहे हैं जो मरकर जिंदा हुए हैं, बिल्कुल रॉबिन की तरह। उनसे क्लेयर को एक पर्टिकुलर केस के बारे में पता चलता है जहां पर एक आदमी की पानी में डूबने की वजह से मौत हो चुकी थी। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स तक ठंडे पानी में फंसे हुए थे वो। जब उन्हें पानी से निकाला गया था तब उनकी कोई सांसें नहीं चल रही थी, तो डॉक्टर्स को लगा वो मर चुके हैं। लेकिन कुछ देर बाद ही जब धीरे धीरे उनकी बॉडी वार्म होने लगी और उन्हें सीपीआर दिया गया तो उनकी सांसें फिर से चलने लगी और अभी वो एकदम नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं। एक्चुअली इसे हाइपोथर्मिया प्रोटेक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। जब कोई इंसान फ्रोजन वाटर में काफ़ी देर तक फंसे रहते हैं तो उनका शरीर ठंड पर जाने के कारण शरीर में ऑक्सीजन का डिमांड भी कम हो जाता है, जिससे हार्ट रेट एक्सट्रीमली स्लो हो जाता है, पल्स इतना वीक हो जाता है कि लगता है वो चल ही नहीं रहा। मगर असल में ऐसे सिचुएशन में ह्यूमन बॉडी स्लो मोड में चला जाता है, जिसे कभी कभी रिवाइव करना पॉसिबल भी होता है। अभी ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था नियर डेथ एक्सपीरियंस का, लेकिन इसके अलावा भी और भी फैक्टर्स है जिससे ह्यूमन बॉडी बिल्कुल इसी स्टेज से गुजर सकता है, किसी भी डैमेज के बिना ही रिवाइव कर सकता है। और डॉक्टर रोमानो का मानना था इस नियर डेथ सिचुएशन में ही इंसान की आत्मा एक ऐसे प्लेस में जा पहुंचती है जिसे हियर आफ्टर कहा जाता है। इंसानी दुनिया और रूहानी दुनिया के बीच की एक जगह, एक अलग रीम, जहां वो आत्मा तब तक फंसी रहती है जब तक या तो वो फिर से रिवाइव ना कर ले या फिर उसकी मौत ना हो जाए। बाद में जब क्लेयर डॉक्टर रोमानो का ग्रुप सेशंस अटेंड करती है तो वहां भी सारे मेंबर से उसे सिमिलर एक्सपीरियंसेस सुनने मिलता है। वो लोग भी ऐसे ही किसी प्लेस से वापस आए थे।
लेकिन उस जगह का डिस्क्रिप्शन सबके लिए सेम नहीं था, पर्सन टू पर्सन वैरी कर रहा था। किसी के लिए ये प्लेस बहुत ही ब्राइट एंड ब्यूटीफुल था, तो किसी के लिए डार्क एंड डिप्रेसिंग। जिससे डॉक्टर रोमानो को लगता है ये जगह मेनली डिपेंड करता है उस शख्स के लिविंग क्वालिटी के ऊपर। अगर मरते वक्त वो बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है तो उसका आफ्टर लाइफ भी उतना ही हैपनिंग होता है, लेकिन अगर कोई अनरिजॉल्व्ड इमोशनल ट्रॉमा के साथ मरता है तो उसका आफ्टर लाइफ भी इक्वली पेनफुल होता है, वहाँ भी सफ़र करना पड़ता है उसे। इवन इन्हीं मेमर्स में से एक तो ये भी दावा करती है कि उसे हियर आफ्टर में अपना डेड हस्बैंड भी मिला था। अब ये सारे एक्सपीरियंसेस बहुत ही पर्सनल थे, साइंटिफिकली इनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, लेकिन सब कुछ सुनकर क्लियर को लगने लगता है कि शायद उसे अपना जवाब मिल चुका है। वो जो ढूंढ रही थी उस सच का पता चल गया है उसे, लेकिन वो श्योर नहीं थी। कभी कभी तो उसे अपने ऊपर ही शक होने लगा था कि कहीं वो ओवरथिंक तो नहीं कर रही, मे बी सभी सच कह रहे हैं, वो बर्नड आउट हो चुकी है और शायद उसे रेस्ट की ज़रूरत है। तो वो घर जाती है और 2 दिन की छुट्टी ले लेती है रेस्ट लेने के लिए, मगर इन 2 दिनों में उसके साथ जो कुछ भी होता है उसकी हालत उससे और पागलों जैसी हो जाती है। रात भर उसे पुरानी यादें सताने लगती है, रॉबिन की बचपन की यादें, लुका के साथ झगड़ने की यादें और एक एक्सीडेंट की रात। वो सारी यादें जिसे वो भुलाना चाहती थी, मगर शायद कोई नहीं चाहता था कि वो सब भुला दे, इसीलिए ही तो कोई बार बार टीवी पर पुराने वीडियो फुटेजेस प्ले कर रहा था, जो खुद क्लियर को भी नहीं पता कहाँ से आया और टीवी पर किसने प्ले किया। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्लियर को। और फिर अगले दिन जब वो स्विमिंग करने जाती है तो वहाँ भी कोई उसे डुबो कर मारने की कोशिश करता है और साथ ही साथ कोई उसके हाथ के घाव पर भी फिर से स्क्रैच कर देता है, बिल्कुल सेम स्पॉट पर। लेकिन कौन, वो क्लियर देख नहीं पाती। लेकिन कुछ देर बाद ही उसे लुका से पता चल जाता है कि रॉबिन मिसिंग है। साथ ही साथ लुका ये भी एक्सेप्ट कर लेता है कि उनकी बेटी बदल चुकी है, ये उनकी रॉबिन नहीं है। वो लोग जब यही बातें कर रहे थे तो अचानक ही लुका का कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है और गाड़ी का रेडियो ऑन हो जाता है, जहाँ पर आफ्टर लाइफ को लेकर डिस्कशन चल रहा था। हेवन एंड हेल के एक्सिस्टेंस को लेकर बातें चल रही थी। क्लियर चाहकर भी उस रेडियो को ऑफ नहीं कर पाती। ऐसे में उसे अचानक ही गाड़ी के बैक सीट से अपने बेटी की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो चौंक उठती है और उसके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। थैंकफुली क्लेयर ने सही समय गाड़ी को साइड कर लिया था, तो कोई बड़ा डिजास्टर नहीं होता, बस थोड़ी बहुत चोट लगी थी उसे। लेकिन उसके अंदर जो तूफान चल रहा था उसे शांत करना बहुत जरूरी था क्लेयर के लिए। उसे कोई ऐसा शख्स चाहिए था जो उसे जज किए बिना उसकी सारी बातें सुने, समझने की कोशिश करे उसे। तो उसी हालत में वो भागती है डॉक्टर रोमानो के पास और उनसे वो सारी बातें शेयर करती है जो वो इतने सालों से छुपाती आ रही है। यहाँ पर रिवील होता है इस फिल्म का क्लाइमैक्स, जहाँ हमें पता चलता है क्लियर को लगता है रॉबिन पोजेस्ड है और उसे पोजेस किया है किसी और ने नहीं, उसके अपनी बहन रोज ने, जिसकी मौत आज से 9 साल पहले एक एक्सीडेंट में हुई थी। हादसे के वक्त सिर्फ 5 साल के थे दोनों। क्लियर को अभी भी याद है उस रात लूका और उसके बीच बहुत झगड़ा हुआ था। अपने बेटियों को लेकर उसके घर छोड़कर जाने लगी थी वो, लेकिन रास्ते पर एक ब्रिज क्रॉस करते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी गाड़ी जाकर गिरी नीचे नदी में। धीरे धीरे पानी भरने लगा था उनके गाड़ी के अंदर। ऐसे में क्लियर ने रॉबिन को तो सीट बेल्ट से आजाद कर लिया था, लेकिन रोज अटक चुकी थी। वो खुद से कोई कोशिश ही नहीं कर रही थी। इधर पानी का लेवल भी बढ़ता ही जा रहा था, जिससे सभी चोक करने लगी थी। फाइनली एक ऐसा पॉइंट आया जब क्लियर को समझ आया वो और यहाँ रुक नहीं सकती। अगर वो रोज को बचाने की कोशिश करती रही तो शायद रॉबिन की जान भी बचा नहीं पाएगी वो। इसीलिए उसने वही किया जो उसे उस समय ठीक लगा। रॉबिन को लेकर ऊपर चली आई, जिससे रोज की मौत हो गई। इसी शौक के कारण तो रॉबिन ने अपनी आवाज खोई थी। इस हादसे ने उन सभी के लाइफ को तबाह कर दिया था। उन्होंने अपना घर बदला, एक अनजान देश में जाकर नई तरह से जिंदगी शुरू करी, इस उम्मीद में कि शायद वो लोग मूव ऑन कर पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो उसने भी अपनी खुशी फेक करना स्टार्ट कर दिया ताकि रॉबिन के परवरिश पर इसका कोई असर ना पड़े और लोग उसे कमजोर ना समझे। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं था ना कि उसे अपनी बेटी को खोने का गम नहीं है। इनफैक्ट आज तक कभी लुका से ये बातें शेयर नहीं कर पाई थी क्लियर, इस डर से कि लुका उसे गलत ना समझे, कहीं उसे ये ना लगे कि क्लियर ने अपने फेवरेट बच्चे को बचाई और उसके फेवरेट बच्चे को मरने दिया। जबकि सच्चाई ये थी कि रोज की वजह से ही उस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ था। एक्चुअली जहाँ रॉबिन बचपन से ही बहुत शांत और ओबीडियंट थी, वहाँ रोज उसकी ट्विंस होने के बावजूद नेचर में बिल्कुल ऑपोजिट थी। बहुत ही अग्रेसिव, जिद्दी और रिबेलियस किस्म की थी वो।
क्लेयर उसे कभी संभाल नहीं पाती थी। इवन उस रात भी अपने डैड को छोड़कर आना नहीं चाहती थी। रोज गाड़ी में पूरा समय कंटिन्यूअसली चिल्लाती जा रही थी। वो अपने माँ के ऊपर उसे कोस रही थी और उसके नैगिंग से परेशान होकर ही रास्ते से ध्यान भटका था क्लेयर का, जिससे उनका एक्सीडेंट हुआ था। इवन जब पानी के अंदर क्लेयर बार बार उसे उसका हाथ हटाने के लिए कह रही थी ताकि उसका सीट बेल्ट वो खोल सके, तभी भी उसकी बात नहीं मानी रोज ने। वो तब भी नैगिंग करती जा रही थी, क्लेयर के हाथ में अपने नाखूनों से स्क्रैच करती जा रही थी, जिससे क्लेयर का दम घुटने लगा था। एंड एट द एंड उसे हार मानना ही पड़ा। इसमें क्लेयर कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी हर दिन अपने आप को ही कोसते रहे वो। और आज रॉबिन के इस हालत के लिए भी अपने आप को ही दोष दे रही थी क्लेयर। उसे लग रहा था कि रॉबिन के मरने के बाद जब 20 मिनट के लिए उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हुई थी, तब उस आफ्टर लाइफ में, हियर आफ्टर में जरूर अपने बहन से मुलाकात हुई होगी उसकी, जो लौटते वक्त उसके साथ वापस आ गई उसके शरीर में, मे बी आउट ऑफ जेलसी या फिर सिंपली उनसे बदला लेने के लिए। तभी तो उसका पुराना टेडी साथ लेकर सो रही थी रॉबिन, और रोज का ब्रेसलेट वो भी तो उसके हाथ में देखा था क्लेयर ने, जबकि रोज की मेमोरी उसके दिमाग से कंप्लीटली डिलीट हो चुकी थी। तो इतने सालों बाद ये सब क्यों कर रही थी रॉबिन? फाइनली जब उस दिन चर्च में उसने रॉबिन के अंदर रोज की एक झलक देखी, तब और क्लेयर को कोई शक नहीं रहा, ये रोज ही है जो लौट चुकी है उनकी जिंदगी तबाह करने। पता नहीं रॉबिन के साथ अब क्या करेगी वो। क्लेयर जब यही सब सोचकर टेंशन में रोने लगी थी, तो लूका से उसे मैसेज मिलता है कि रॉबिन मिल चुकी है। उसने ब्रिज से कूदकर सुसाइड करने की कोशिश करी थी। पुलिस ने उसे रेस्क्यू करके हॉस्पिटलाइज कर दिया है। इसका मतलब क्लेयर का शक बिल्कुल सही था, रोज बदला ही ले रही है उनसे, नहीं तो वो रॉबिन को उसी तरह मारने की कोशिश क्यों करती जैसे वो मरी थी। उस दिन जब क्लेयर हॉस्पिटल जब पहुंचती, उसे वहां पता चलता है उसकी बेटी का शरीर डिकम्पोज करने लगा है। उसका हार्ट तो अभी भी बीट कर रहा है, लेकिन ब्लड प्रेशर बहुत ही लो है और ब्रेन एक्टिविटी भी नहीं हो रही, विच क्लियरली सजेस्ट्स उसके पास और ज्यादा समय नहीं है। इवन डॉक्टर्स तो क्लेयर और लूका से ये कह भी देते हैं अपने आप को तैयार रखने के लिए, कभी भी उन्हें अपने बेटी को अलविदा कहना पड़ सकता है। लेकिन क्लेयर ऐसा होने देना नहीं चाहती थी, इतनी जल्दी नहीं। एक लास्ट ट्राई करना चाहती थी वो, जिसके लिए वो डॉक्टर रोमानो वाला मेथड ट्राई करती है। हम उसे 4 बैग्स भर के बर्फ लेकर घर में लौटते हुए देखते हैं, जिन्हें वो बाथटब में भर देती है। फिर बहुत सारे स्लीपिंग पिल्स एक साथ खा लेती है क्लेयर, और फिर कुछ देर बाद कॉल करती है इमरजेंसी नंबर पे, अपना ओवरडोज रिपोर्ट करती है और कॉल काट देती है। इसके बाद उसी बर्फ पानी में खुद को सबमर्ज्ड कर लेती है वो। कुछ देर बाद ही दवाई अपना असर शुरू कर देता है, जिससे उसकी बॉडी हाइपोथर्मिया के स्टेज में जा पहुंचती है। एग्जैक्टली यही तो वो चाहती थी। डॉक्टर रोमानो से बात करके, उसके ग्रुप के मेंबर्स से मिलके जो इन्फॉर्मेशन उसने गैदर किया था, उसी के अकॉर्डिंग ये प्लान रेडी किया था क्लेयर ने, क्योंकि उसे समझ आ चुका था रॉबिन की आत्मा आफ्टर लाइफ में फंसी हुई है, रोज उसे वापस आने नहीं दे रही, सिर्फ क्लेयर ही उसे रेस्क्यू कर सकती थी। मगर उसके लिए क्लेयर को पहले उस प्लेस में पहुंचना होगा जहां वो लोग अभी है। मरना होगा क्लेयर को, एटलीस्ट कुछ देर के लिए। और वैसे भी अगर इस प्रोसेस में उसकी जान भी चली जाए तो कोई अफसोस नहीं होगा क्लेयर को, क्योंकि रॉबिन के बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी वो। ऐसे में एक चांस लेना तो बनता था, जो लकीली काम कर भी जाता है। जब इस दुनिया में उसका बेजान शरीर बाथटब में पड़ी हुई थी, हम उसके आत्मा को देखते हैं हियर आफ्टर में ट्रैवल करते हुए, उसी समय उसी स्पॉट पर पहुंचते हुए जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था। वहीं पर उसे रोज भी दिख जाती है, लेकिन इस बार और अपनी बच्ची को छोड़कर नहीं जाती। वो उसे अपने गोद में उठा लेती है और दिल से उससे माफी मांगती है, उसे समझाती है कि उसे छोड़ना उसकी चॉइस नहीं बल्कि उसकी मजबूरी थी। वो आज भी उसे याद करती है और उतना ही प्यार करती है। उसने कभी उसे अबैंडन नहीं किया, ना कभी करेगी। थैंकफुली रोज को भी अपनी माँ की फीलिंग्स समझ आ जाती है। वो भी गले लगा लेती है उसे और अपने अंदर से सारा गुस्सा, सारी नफरत, सब कुछ निकाल फेंकती है। उसे समझ आ चुका था उसके साथ जो हुआ वो एक एक्सीडेंट था, मे बी यही डेस्टिनी थी उसकी। तो रोज अपनी डेस्टिनी को ही अपना लेती है और फाइनली उसके आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। इधर जाते जाते रॉबिन के आत्मा को भी आजाद कर जाती है वो, जिससे रॉबिन अपने शरीर में वापस जा पाती है। धीरे धीरे उसका कंडीशन स्टेबल होने लगता है। उधर क्लेयर के घर में भी तब तक पैरामेडिक्स पहुंच चुके थे और लगातार कोशिश कर रहे थे उसे रिवाइव करने की। तो अल्टीमेटली क्लेयर को भी अपने शरीर में वापस आना ही पड़ता है। आखिरकार उसका मकसद जो पूरा हो चुका था, अपना सल्वेशन मिल चुका था उसे, और अपने बेटे से माफी मांगकर अपने गिल्ट ट्रैप से भी आजाद हो पाई थी वो। अभी उसे फिर से जिंदा होना था रॉबिन के लिए। तो एट लास्ट वो भी अपने शरीर में लौट आती है और फिर से एक बार उसे जिंदगी नसीब होता है।
लेकिन इस बार और किसी ट्रॉमा के तले उसकी जिंदगी दफन नहीं रहती। रॉबिन के साथ खुलकर जी पाती है वो, ये जानते हुए कि उसकी दूसरी बेटी भी खुश है, उसे उसका हेवन मिल चुका है। क्लेयर को और कोई अफसोस नहीं रहता, रॉबिन भी और ट्रॉमेटाइज नहीं रहती। आखिरकार उसके दिल से भी एक बहुत बड़ा बोझ उतर चुका था। इस बार फाइनली एंड ट्रूली आजाद थे दोनों, खुश थे और कंप्लीट भी। द एंड। दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर जरूर करना दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।